तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग का है और इसका कर्व जो है वो इंक्रीजिंग शो कर रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लेकिन प्रोडक्ट जगह का जो कंसंट्रेशन है वो एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता है, इसलिए इसको सैचुरेशन शो किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जनरली हमें अभी तक पहले ही पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या था, उसका फॉर्मूला था R इक्वल्स माइनस डेल्टा आर अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट इक्वल्स माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। एवरेज के लिए डेल्टा लगाते हैं और अगर इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इंस्टेंटेनियस किसी एक छोटे से टाइम के लिए, जैसे एवरेज रेट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे से टाइम इतना रेट निकालना होता है, तो क्या लिखते हैं dr अपॉन dt, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 हो जाता है अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या होता है, जब हमारे पास दो पॉइंट हैं, जैसे R1 इस पॉइंट पर होगा कहीं पर, R2 ये पॉइंट होगा कहीं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से घट के यहाँ पहुँच गया होगा, कितना टाइम में, कोई टाइम होगा T1 और T2। तो जब हम ऐसे कोई दो पॉइंट का ये स्लोप निकालते हैं, उस स्लोप का फॉर्मूला होता है और दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अपॉन उनके एक्स एक्सेस का वाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस कर्व का स्लोप होता है। ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम मैथ्स जो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। और स्लोप यहाँ पर देखो y2 माइनस y1, r जो है y एक्सेस का कोऑर्डिनेट है, तो r2 माइनस r1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब t2 माइनस t1। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो है स्लोप। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक टर्म आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जो सेकंड हायर ऑर्डर की दिखती है पर होती नहीं है, होती किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे, जैसे कि जो ये है एस्टर को जब वाटर में डाला जाता है तो एसिडिक एसिड और एथेनॉल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस्टर है, जो वाटर होता है, इसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन नेगलेक्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, तो हम जनरली हम रेट लॉ में क्या लिखते हैं, R इक्वल A की पावर 1 एंड B की पावर, यहाँ पर H2O आ जाएगा। लेकिन अब H2O का जो कंसंट्रेशन है ये लगभग नेग्लिजिबल है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जबकि दिखने में यहाँ पर दो हैं, सेकेंड ऑर्डर लग रही है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, दिखने में सेकेंड लेकिन होना फर्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ। तो जीरो ऑर्डर जो होता है उसमें हमको पता है कि जो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर। यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए कितना आ जाएगा, पावर 0 आ जाएगा। तो ऐसे में अगर ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर मेन बात ये ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बदलता ही नहीं है, जितना भी है उतना ही रहता है। यानी कि अगर रिएक्टेंट जो है वो पर सेकंड में 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो अगले सेकंड में भी 5 ही बनेंगे, उससे अगले सेकंड में भी 5 ही बनेंगे। यानी कि जो रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, मतलब चेंज हो रहा है लेकिन फिक्स हो रहा है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर के ए की पावर 0 हो गया, ए की पावर 0 1 हो गया। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, के मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, इसी को रेट कांस्टेंट कह रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक फिक्स वैल्यू होगी उसमें कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ। रेट इज के, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, यही के होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स क्या आ जाएगा, के ए की पावर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, तो प्रोपोर्शनल हटाया तो आ जाएगा के ए की पावर 1। अब यहाँ पर अगर देखें, और एक फार्मूला भी होता है जो इंटीग्रेटेड फार्मूला है, इंटीग्रेशन से हम उसको डिराइव करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसके हाफ लाइफ का भी फार्मूला होता है। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है T हाफ इक्वल्स 0.0693 अपॉन
अपॉन के। एक बात ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ किसे कहेंगे हम, वो टाइम जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपने इनिशियल का हाफ हो जाता है, वो टाइम। अच्छा, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है ना, रिएक्टेंट का घटना घटते 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 वो टाइम जहाँ पर कंसंट्रेशन आधा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ग्राफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको वैसे रिप्रेजेंट करें यहाँ से ही रेट कांस्टेंट के टर्म्स में, तो देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्लियर है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर ये हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर ये इस साइड है, ये साइड है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर से अगर देखें तो ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, बाकी ये और ये वेरिएबल है। तो अगर टाइम वेराई करने के साथ साथ कंसंट लॉग ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू बदलेगी। कैसे बदलेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है वाई इक्वल्स एम एक्स। इसका मतलब यहाँ पर भी ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी ग्राफ वाई इक्वल्स एम एक्स हो रहा है, वाई इक्वल्स एम एक्स। इसका मतलब यहाँ पर भी ग्राफ होगा, यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो के होगा। यहाँ पर जो स्लोप होगा वो देखो क्या होगा, के अपॉन 2.303, ये हो जाएगा स्लोप। ये जो बीच का कांस्टेंट टर्म होता है वो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पर ये ग्राफ हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमको पता है हमारे पास ग्राफ ये है, हमारे पास वैल्यू ये है, फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ए नॉट अपॉन को हम माइनस में लिखते हैं, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए कह सकते हैं। अब मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लॉग ए क्या था, ए नॉट माइनस लॉग ए था, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यानी ये दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके ए नॉट वाला माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ के इक्वल्स 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। अब मैं अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये टर्म हमने यहाँ पर किया है, और इस वेरिएशन के साथ फिर हम इस वाले टर्म को ले गए, इस वाले टर्म को ले गए राइट साइड में, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ बनाना है, कैसे, राइट साइड में लॉग ए लिखा है खाली, और यहाँ टी का अगर ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्लोप, ये स्लोप देखो दोनों अभी भी क्या हो रहा है, वाई इक्वल्स, अभी जो फॉर्मूला लग रहा है देखो स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी होता है पूरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सी जो है हमारे ये टर्म है जहाँ पर से ग्राफ शुरू होने वाला है। अब ये स्लोप नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नीचे को जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का फॉलो हो रहा है इसलिए डाउनवर्ड होगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ये हो जाएगा एम, एम इज द स्लोप, सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज दिस। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है।